हेलो एवरीवन। आज की कहानी है नफरत या मोहब्बत पार्ट 2। पिछला भाग देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप आगे अच्छी और भी कहानियां देख सकें। रात का समय। पाखी अपने कमरे में काफी ज्यादा परेशान सी होती है। साथ ही उसकी आंखों में ढेर सारा गुस्सा भी होता है। उसकी आंखों के सामने बार बार बस आयान का उतने सारे लोगों के सामने उसे किस करना ही याद आ रहा था, जिसे याद कर उसका खून खोल रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी ही जाकर आयान की जान ले ले। अब इस तरह गुस्सा करके क्या फायदा, जो होना था वो हो गया। तनु पाखी को ऐसे गुस्से करते देख बोली, गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं मैं? उस लड़के ने सारे कॉलेज के सामने मुझे किस किया। अब सारे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? बोलते हुए पाखी की आंखों में आंसू होते हैं और वो अपनी नम आंखों से तनु को देख बोली। 300 स्टूडेंट थे उस समय वहां पर और सारे टीचर भी। उतने सारे लोगों के सामने उस लड़के ने जो मेरे साथ किया, उसके बाद मैं किसी के सामने कैसे जा पाऊंगी? मैं तो खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। अगर ये बात बाबा को पता चली और अगर मेरे ससुराल वालों को ये बात पता चली तो वो क्या करेंगे? बोलते हुए पाखी रोने लगती है। कुछ नहीं होगा पाखी, कुछ भी नहीं होगा। और तू खुद को क्यों दोष दे रही है? जो भी हुआ वो सब अनजाने में हुआ और मुझे नहीं लगता हमारे डीएम ने जो भी हुआ वो जानबूझकर किया। वो सब एक एक्सीडेंट था यार, और एक किस ही तो हुई है। उसके लिए तो इतना रो रही है। और रही बात जीजू की, तो तू फिक्र मत कर। जीजू ना काफी समझदार और अच्छे इंसान हैं। वो इस चीज को बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे। पाखी को समझाते हुए बोली, तो तू परेशान होना बंद कर, अपनी शादी के बारे में सोच। अब बस तेरे पास गिनती के 5 दिन ही बचे हुए हैं और 5 दिन बाद तू इस घर को और मुझे छोड़कर चली जाएगी। पाखी को वो छेड़ते हुए बोली, बस बस बहुत हुआ तेरा। मैं कहीं नहीं जा रही, इसी शहर में रहने वाली हूँ। तो जब तेरा मन करे तब तू मुझसे मिलने आ सकती है और अब नाटक करना बंद कर। बोलते हुए पाखी तन्वी को गले लगा लेती है और तन्वी भी पाखी को कसकर गले लगा ली होती है। तभी पाखी का मोबाइल जोर से रिंग करता है, जिसकी आवाज सुन दोनों सहेली एक दूसरे से अलग होती है और जैसे ही पाखी अपना मोबाइल निकालकर उस पर फ्लैश हो रहे नाम को देखती है, वैसे ही वो हल्का सा शर्मा जाती है। जिसे ऐसे शर्माते देख तन्वी के होठों पर एक शरारती सी मुस्कान आ जाती है और वो पाखी के हाथ से मोबाइल ले उसे अपनी जीभ दिखाकर चिढ़ाने लगती है। जिसे ऐसा करते देख पाखी अपने दोनों हाथ जोड़ बड़ा ही क्यूट सा फेस बना लेती है, जिसे ऐसे देख तनु का दिल पिघल जाता है और वो मोबाइल पाखी के हाथ में दे खुद बेड पर आराम से बैठ जाती है। हेलो सर, पाखी कॉल रिसीव कर बोली। कैसी हो पाखी? दूसरी तरफ से आवाज आई। मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? क्या पाखी, तुम यहाँ पर भी मुझे सर बोल रही हो? ये बात तो गलत है। अच्छा बताओ, शादी के बाद भी तुम मुझे सर ही बोला करोगी या कुछ और? दूसरी तरफ से वही उस रेस्टोरेंट का मैनेजर मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, तब तो मैं आपको सर नहीं बोलूंगी। बोलते हुए पाखी मुस्कुराने लगती है। अच्छा तो बताओ, फिर तुम मुझे क्या बोलोगी? दूसरी तरफ से लड़का भी हंसते हुए बोला, अब ये तो मैं आपको अभी नहीं बताने वाली। जब हमारी शादी हो जाएगी तभी आपको बताऊंगी। बोलते हुए पाखी हल्का सा मुस्कुराने लगती है और फिर दोनों ही शांत हो जाते हैं और कोई भी कुछ नहीं बोलता। जिसके थोड़ी देर बाद उस खामोशी को तोड़ते हुए पाखी बोली, आज कॉलेज में। बोलते हुए वो रुक जाती है। मुझे पता है पाखी, जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो प्लीज तुम खुद को ब्लेम करना बंद करो। आप सच में मुझसे नाराज नहीं हो? नहीं,
मैं क्यों तुमसे नाराज होऊंगा? जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तनु ने मुझे सब पहले ही बता दिया था। इसलिए तुम्हें यह सोचकर दुखी होने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हें गलत समझूंगा या मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मैं जानता हूँ मेरी पाखी कैसी है, इसलिए तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। और अब जल्दी से सो जाओ क्योंकि कल से काफी सारे काम हैं जो तुम्हें करने हैं। ठीक है? इतना बोल पाखी कॉल कट कर देती है और मुस्कुराने लगती है, जिसे ऐसे मुस्कुराते देख तनु जोर से हंसने लगती है। जिसे ऐसे हंसते देख पाखी तनु की तरफ एक पिलो उठाकर फेंकती है। दूसरी तरफ इस समय आयान काफी ज्यादा गुस्से में होता है और गुस्से से उसकी आंखें पूरी तरह लाल होती है। साथ ही कमरे का सारा सामान इधर उधर पड़ा होता है। आयान ने पूरे कमरे का कबाड़ा बना रखा था। सर, उस लड़की की सारी डिटेल मिल गई है। सर, उसकी हर एक छोटी बड़ी सारी डिटेल इस फाइल में है। आयान का असिस्टेंट एक फाइल आयान के सामने कर बोला और जैसे ही आयान अपने असिस्टेंट की बात सुनता है, उसकी आंखें चमक उठती है और वो उस फाइल को अपने हाथ में लेता है। जैसे ही उसे खोलता है, वैसे ही उसके सामने पाखी की बड़ी ही सुंदर सी फोटो होती है, जिसे आयान अपने हाथ में ले उसे अपनी चमकती हुई आंखों से देखता है। सर, इस लड़की का नाम पाखी तिवारी है और ये इसी शहर कोलकाता में रहती है। इसकी माँ बचपन में ही चल बसी जब पाखी बस 3 साल की थी, जिसके बाद पाखी की सारी परवरिश उसके पिता ने ही की। ये लड़की काफी ज्यादा सिंपल और जरूरतमंदों की मदद करने वाली भी है। इस समय ये आपके ही कॉलेज में बिजनेस की पढ़ाई कर रही है और इस साल इसका लास्ट ईयर है और ये यहीं पर एक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब भी करती है। और इतना ही नहीं, ये लड़की पूरे कोलकाता में हर साल टॉप करती है। इस लड़की के एक भी दुश्मन नहीं है क्योंकि ये अपने दुश्मन को भी अपना दोस्त बना लेती है। असिस्टेंट एक एक बात जितनी उसे पता थी सब आयान को बता देता है। आयान भी बड़े ही ध्यान से उस फाइल में लिखी हर एक डिटेल को बड़े ही ध्यान से पढ़ रहा होता है और जैसे ही आयान फाइल बंद करता है, वैसे ही वो शैतानों की तरह हंसते हुए बोला, मुझे सबके सामने जलील कर तुम शादी कर अपनी नई दुनिया बसाने जा रही हो। मुझे दी आयान रघुवंशी को सबके सामने थप्पड़ मारकर तुम बच सकती हो? दोस्तों, यहाँ मैं सरनेम बदल रही हूँ। मलिक की जगह अब रघुवंशी का उपयोग होगा। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम पूरी तरह से गलत हो मिस पाखी। बहुत जल्द ही तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है और तुम्हारी उस दुनिया को बदलने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं, द आयान रघुवंशी होगा। मेरी बेइज्जती कर, मुझे जलील कर तुम कभी चैन और सुकून से नहीं रह सकती हो। मैं तुम्हारी जिंदगी से चैन सुकून सब कुछ छीन लूंगा मिस पाखी। जिस तरह तुमने भरी महफिल में मेरा तमाशा बनाया, ठीक वैसे ही तुम्हारा भी तमाशा बनेगा। यह बोलते हुए वो जोरों से किसी शैतान की तरह हंसने लगता है। तुम्हें शादी करनी है ना मिस पाखी तिवारी? तो चलो तुम्हारी शादी की तैयारी करते हैं। मगर ये शादी होगी या नहीं, ये मुझ पर डिपेंड करता है। मैंने तुम्हारी जिंदगी नर्क न बना दी तो मेरा नाम भी आयान रघुवंशी नहीं। बोलते हुए वो पागलों की तरह हंस रहा होता है। अगले दिन आयान का घर, सुबह का समय। आयान अपनी सुबह की वर्कआउट कर अपने घर के हॉल में कदम ही रखता है तो उसे सामने ही उसका असिस्टेंट दिखाई देता है, जिसे देखकर आयान के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है और वह असिस्टेंट के पास आकर पास लगे बड़े से सोफे पर किसी राजा की तरह बैठकर बोला, तो आज क्या प्लान है मिस पाखी तिवारी का? बोलते हुए ही आयान फ्रूट बास्केट में रखा चाकू उठाता है और उससे खेलने लगता है। सर, आज मिस पाखी अपने दोस्त मिस अनवी और उसके होने वाले पति सूरज के साथ शॉपिंग मॉल जाने वाली है।
अपनी शादी का जोड़ा लेने के लिए। असिस्टेंट अपना सर झुकाए हुए बोला। शॉपिंग, शादी की शॉपिंग, शादी के कपड़े, शादी की सेज। बोलते हुए आयान जोरों से हंसने लगता है और हंसते हुए ही बोला, क्यों न इस शॉपिंग को यादगार बनाया जाए। कुछ ऐसा किया जाए जिसे तुम भूलना चाहो तो भी भुला ना पाओ। कुछ ऐसा जिससे तुम्हारी शादी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। बोलते हुए ही आयान जोरों से हंसने लगता है और उसकी शैतानी दिमाग में कुछ प्लान चलने लगता है। आयान को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर उसका असिस्टेंट भी थोड़ा डर जाता है, क्योंकि वह अपने बॉस को उसकी इस मुस्कान को अच्छे से जानता था। दूसरी तरफ पाखी सुबह जल्दी उठकर अपने घर के सारे काम कर लेती है और उन कामों में तन्वी भी पाखी की मदद करती है। वैसे भी तन्वी रात में यहीं पाखी के घर पर ही थी और वो अपने सारे सामान के साथ यहाँ आई थी, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी जो थी, तो उसे तो तैयारी करने में अपनी बेस्ट फ्रेंड की मदद करनी ही थी। और पाखी का उसके बाबा के अलावा कोई और था भी नहीं जो पहले से आकर उसकी मदद करे। इसलिए तन्वी खुद ही पाखी के बिना कुछ कहे आ गई थी। बाबा, कहाँ हो आप बाबा? बोलते हुए पाखी अपने बाबा को आवाज लगा रही होती है। क्या हुआ? तो इतना शोर क्यों कर रही है? तनु पाखी को देखते हुए बोली। नाश्ता तैयार है, इसलिए मैं बाबा को आवाज लगा रही हूँ। तू भी चल, जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। वैसे भी अभी हमें ढेर सारे काम हैं। आज का आधा दिन तो शॉपिंग में ही निकल जाएगा। उसके बाद हमें कैटरिंग वाले के पास जाकर उसे मेन्यू के बारे में भी तो बताना है और डेकोरेटर से भी जाकर बात करनी है। कितना सारा काम है। पाखी तनु को देखते हुए बोली। तो इतना परेशान क्यों होती है? मैंने पहले ही समर को डेकोरेटर के पास भेज दिया है और हमारे दोस्त भी तो हैं, वो भी हमारी हेल्प करेंगे, तो इतना मत सोच। और हाँ, अंकल कैटरिंग वाले के पास ही गए हैं मेन्यू की बात करने, और जाने से पहले अंकल चाय पीकर गए हैं, वो भी मेरे हाथों से बनाई गई। तनु थोड़ा इतराते हुए बोली। अच्छा, तो मैं कहाँ थी तब? पाखी भी मुंह बनाकर बोली। तू बाथरूम में थी, नहा रही थी, इसलिए तुझे नहीं पता। पर तू फिक्र मत कर, अंकल बस आते ही होंगे। बोलते हुए ही उसकी नजर दरवाजे से आ रहे अपने भाई समर और पाखी के पिता पर जाती है, जिनके आने के बाद वो चारों मिलकर नाश्ता करते हैं। और कुछ समय बाद पाखी का होने वाला पति सूरज भी वहां पर आ जाता है, जो आकर सबसे पहले पाखी के पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता है। अंकल, मैं पाखी और तनु को साथ ले जा रहा हूँ और आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना। मैं दोनों को रात होने से पहले ही घर लाकर छोड़ दूंगा। सूरज अपने होने वाले ससुर को देखकर बोला। ठीक है बेटा, पर ध्यान से जाना। जिसे सुनकर सूरज हाँ में अपना सर हिला देता है। पाखी बेटा रुको। इतना बोल पाखी के बाबा उसे रोकते हुए बोले। अपनी बेटी के पास जाकर उसे कुछ रुपए देते हुए बोले। पाखी बेटा, ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं बाबा, इन पैसों को आप अपने पास ही रखिए और मेरी चिंता मत कीजिए। मैंने काफी समय से पैसे जोड़ कर रखे हैं और वो पैसे आज काम आ जाएंगे, इसलिए आप इन पैसों को अपने पास ही रखिए। इतना बोल पाखी उन पैसों को अपने बाबा के पास ही रख देती है। मगर बेटा, तुम्हें इनकी जरूरत पड़ सकती है, पाखी के पिता उसे समझाते हुए बोले। नहीं बाबा, आपकी बेटी पार्ट टाइम जॉब करती है, जिससे मैंने सेविंग कर रखी है, इसलिए आप इन पैसों को अपने पास ही रखिए और अपना ध्यान रखिएगा। हमें आने में थोड़ा समय भी लग सकता है। इतना बोल पाखी अपने बाबा के गले लगकर वहां से चली जाती है और थोड़ी ही देर में वो तीनों एक बड़े से मॉल पहुंच जाते हैं, जहां जाकर तनु और पाखी दोनों ही पाखी के लिए शादी का लहंगा देखती है और पाखी कुछ लहंगों को ट्राई करती है, मगर उन दोनों को कोई भी लहंगा पसंद नहीं आता, जिस कारण वो दोनों
थोड़ा दुखी होती है। क्या हुआ पाखी, तुम दोनों ऐसी दुखी क्यों हो? बोलते हुए सूरज पाखी को देखने लगता है। होना क्या है जीजू, शादी का लहंगा हम देख रहे हैं मगर एक भी पाखी पर जच नहीं रहा, जिस कारण पाखी उदास है। तनु सूरज की बात सुनकर बोली, कोई तो पसंद आया ही होगा ना। बोलते हुए सूरज भी लहंगों को देखने लगता है। तभी एक फीमेल स्टाफ पाखी के पास आती है और उसे देखकर बोली, एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप वेडिंग लहंगा देख रही हैं? हाँ, मुझे मेरी शादी के लिए लहंगा चाहिए था मगर मुझे यहाँ पर एक भी पसंद नहीं आ रहा। बोलते हुए पाखी उदास हो जाती है, जिसे देख वह फीमेल स्टाफ पाखी को एक लहंगा देते हुए बोली, मैडम आप इसे ट्राई कीजिए, आपको जरूर ये पसंद आएगा। जिसे सुन पाखी उदास मन से जैसे ही उस लहंगे को देखती है वैसे ही उसकी आंखें चमक उठती है और वो उसे लेकर चेंजिंग रूम में चली जाती है। और वह फीमेल स्टाफ पाखी के जाते ही किसी को मैसेज में काम हो गया कहती है। जब पाखी उस लहंगे को पहन रही होती है तब उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है, जिसे महसूस कर वो डर जाती है मगर थोड़ी हिम्मत कर अपने आसपास देखती है तो उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता, जिसे देख पाखी को लगता है कि उसे कोई वहम हुआ होगा, इसलिए वह ज्यादा नहीं सोचती और चेंज करने लगती है। कुछ देर बाद जब पाखी वो लहंगा पहनकर बाहर आती है वैसे ही सूरज और तनु दोनों की ही नजरें पाखी पर ठहर सी जाती है, क्योंकि पाखी सच में काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। जिसे देख तनु जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर पाखी की ढेर सारी तस्वीरें खींच लेती है और उसे देखकर बोली, हाय मेरी जान, कितनी कातिल हसीना लग रही है इस जोड़े में। अगर तुझे ऐसे कॉलेज के लड़के देख ले तो वो तो तेरे दीवाने ही बन जाएंगे। बोलते हुए वो मुस्कुराने लगती है मगर पाखी सूरज की तरफ देखती है जो उसे देखकर प्यारी सी स्माइल पास कर रहा होता है, जिसे देख पाखी की नजरें झुक जाती हैं। थोड़ी ही देर बाद तनु अपने लिए काफी सारी ड्रेसेस ले लेती है और पाखी के लिए भी हर कार्यक्रम में पहनने के लिए कपड़े खरीद लेती है। सूरज भी अपने लिए ड्रेस ले लेता है। वो तीनों साथ में खुश थे मगर कोई था जिसकी नजर हर पल पाखी पर टिकी हुई थी। वो बिना पल के झपकाए बस पाखी को ही निहारे जा रहा था और जैसे ही वो तीनों मॉल से बाहर जाने वाले होते हैं उन्हें देखकर वो दो काली आंखें चमक उठती है और वह लड़का धीरे से खुद से ही बोला, द गेम स्टार्ट्स नाउ। जैसे ही वो लड़का इतना कहता है वैसे ही मॉल में अचानक से काले कपड़े पहने काफी सारे आदमी घुस जाते हैं और हवा में गोलियां चलाने लगते हैं, जिसे सुनकर अंदर मौजूद सारे लोग डर से कांप उठते हैं। जैसे ही मॉल के अंदर गोलियां चलने की आवाज आती है वैसे ही अंदर मौजूद सारे लोग डर जाते हैं। उन आदमियों के हाथ में बंदूकें देखकर सभी डर से कांपने लगते हैं। कुछ तो चीखने चिल्लाने भी लगते हैं। जिन्हें ऐसे चिल्लाते देख एक आदमी हवा में गोली चलाकर जोर से चिल्लाया, चुप, एकदम चुप। इतना बोलकर वह सभी को देखने लगता है। चलो सब जल्दी जल्दी से जो भी सामान सबके पास है उसे निकालो, पैसे गहने कार्ड सब कुछ जल्दी करो। एक आदमी सारे लोगों को गन दिखाते हुए बोला। फिर वह कैश काउंटर की ओर गया जहां बैठी एक लड़की को गन दिखाते हुए बोला, जितना भी कैश है सारा का सारा कैश एक बैग में भरकर हमें दो और कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने भी कोई चालाकी करने की कोशिश की या हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो उसे यहीं ठोक दूंगा। बोलते हुए वो आदमी एक और गोली हवा में चला देता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सारे लोग डर जाते हैं। कौन हो तुम सब और हमें ऐसे रोक क्यों रखा है? हमें जाने दो यहाँ से। एक औरत उन गुंडों को देख बोली, चुप कर बुढ़िया और जितना भी माल है सब निकाल।
वरना अगली गोली हवा में नहीं, तेरे सर पर चलेगी और तू सीधा ऊपर जाएगी। इतना बोलते हुए वो जोरों से हंसने लगता है। चलो जल्दी जल्दी से जो भी है सब निकालो, सुना नहीं तुम लोगों ने, सब बाहर निकालो। बोलते हुए वो 4-5 गुंडे सभी को घूरने लगते हैं। यार ये क्या हो गया, हम तो यहाँ शादी की शॉपिंग करने आए थे, मगर अब ऐसा लग रहा है जैसे हमारी टिकट बहुत जल्द ही ऊपर के लिए कटने वाली है। तनु रोने जैसा चेहरा बनाकर बोली, चुप कर तनु, हमारे सर पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ खड़ी हुई है और एक तू है जिसे अभी भी मजाक ही सूझ रहा है। पाखी थोड़े गुस्से में बोली, तुझे मेरी बात मजाक लग रही है? मैं रो रही हूँ यार, पता नहीं ये गुंडे मवाली यहाँ कहाँ से आ गए। अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है, मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है यार। इतना बोलते हुए तन्वी रोने लगती है। ये क्या फुसफुसाहट मचा रखी है तुम दोनों ने? तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? जो भी पैसे हैं, कार्ड है, सब बाहर निकालो। एक आदमी पाखी और तन्वी को बात करते हुए देख बोला, अरे गुंडे अंकल, आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? और क्या आपको आपके माँ बाप ने नहीं बताया? अरे माँ बाप को छोड़ो, आपको स्कूल में किसी टीचर ने नहीं बताया कि चोरी करना पाप है? पाखी गुंडे को देख मुस्कुराते हुए बोली, क्या कर रही है पाखी, क्यों शेर की गुफा में हाथ डाल रही है? तन्वी डरते हुए बोली, ये लड़की नहीं, गुंडे अंकल पाखी कहिए, पाखी नाम है। और मैंने क्या गलत कहा, आप ही बताइए। इतनी अच्छी बॉडी दी है भगवान ने आपको, ऊपर से इतनी अच्छी शक्ल, और तो और ऊपर से 2 हाथ 2 पैर भी दिए हैं, वो भी बिल्कुल सही सलामत। फिर आप ये चोरी का काम क्यों कर रहे हो? क्या आपको डर नहीं लगता कि किसी दिन पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो आपका क्या होगा? पाखी बेचारा सा चेहरा बनाकर बोली, ए लड़की, अब तो अपनी हद पार कर रही है। क्या तुझे डर नहीं लगता? अगर हमने तुझे मार दिया तो? बोलते हुए वो आदमी पाखी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। नहीं, ये आप क्या कर रहे हो? सर, मैं प्लीज अपने दोस्त की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज आप इसे माफ कर दीजिए। तनु पाखी के सामने खड़ी होकर बोली, हाँ सर, आपको पैसे चाहिए, मैं आपको मेरे पास जो भी है वो सब दे दूंगा, पर प्लीज पाखी को माफ कर दीजिए। सूरज डरते हुए बोला। उनकी बात सुनकर सारे लोग उन्हें ही देखने लगते हैं। साथ ही सारे काले कपड़े पहने और नकाब पहने आदमी भी पाखी की ओर ही देखने लगते हैं। अरे ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों इसके सामने हाथ जोड़ रहे हो, एक गुंडे मवाली के सामने जिसकी ना कोई पहचान है ना ही कोई भविष्य। और आप सब भी इन गुंडों से डर रहे हो, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके हाथ में बंदूक है और आपके हाथ में कुछ नहीं। भूलो मत, ये बस 4 गुंडे हैं जिनका काम चोरी करना है, मगर यहाँ हम सब 200 से ज्यादा लोग हैं। अगर आप सब जरा सी हिम्मत दिखाएं तो ये लोग ज्यादा समय तक हमारे सामने नहीं टिक पाएंगे। अगर आज आप इन मामूली गुंडों से डर गए तो कल कोई राह चलता इंसान भी आपको डरा कर लूट सकता है। इसलिए थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं और इन गुंडों का सामना करें। पाखी वहां मौजूद सारे लोगों को देखते हुए बोली, ए लड़की, तू क्या कह रही है? क्या तुझे सच में डर नहीं लग रहा? क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता जो तू अपनी मौत को खुद ही बुला रही है? एक गुंडा पाखी पर गन पॉइंट कर बोला, डर? वो भी तुम जैसे गुंडों से? इतना बोलकर पाखी जोर से हंसने लगती है और अपने हाथ में पकड़ा पर्स जोर से उस आदमी के हाथ पर दे मारती है, जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है और वो दर्द से अपना हाथ पकड़कर नीचे बैठ जाता है। पाखी झट से वो गन उठा लेती है और उसके ही सर पर रख देती है। यह सब इतनी जल्दी में होता है कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। क्या कर रही है लड़की? मुझे मेरी गन वापस कर वरना पछताएगी। बोलते हुए वो गुंडा खुद डर रहा होता है। पछताएगा तो तू,
और तेरे आदमी, जल्दी से गन नीचे करो, वरना तुम्हारे साथी को अभी यही मारकर तुम्हारे सामने गिरा दूंगी। पाखी थोड़े गुस्से में बोली। जल्दी से बंदूक मेरी तरफ फेंको, वरना। बोलते हुए ही पाखी गन के ट्रिगर पर अपनी उंगली रख देती है। उसे ऐसा करते देख वो आदमी डर जाता है और अपने साथियों से गन नीचे फेंकने को कहता है। जैसे ही वे ऐसा करते हैं, वहां खड़े लोग उन आदमियों को पकड़कर उनकी पिटाई करने लगते हैं। पाखी भी उस गुंडे को पकड़कर उसे किसी कपड़े की तरह धोने लगती है। पाखी के साथ तनु भी मिलकर उस आदमी की जमकर पिटाई करने लगती है। कुछ ही देर में सारे लोग मिलकर उन चारों गुंडों की जमकर धुलाई कर देते हैं और वो चारों जमीन पर पड़े दर्द से तड़पने लगते हैं। कुछ ही देर में वहां पुलिस भी आ जाती है और वो उन गुंडों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद सारे ही लोग पाखी के लिए तालियां बजाते हैं और उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं और पाखी भी सबको देखकर मुस्कुरा रही होती है। दूसरी ओर एक लड़का अपने कमरे में बैठा ये सब एक बड़ी सी स्क्रीन पर देख रहा था और ये सब देखकर उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ जाती है और वो हंसते हुए बोला, तुम तो सच में काफी बहादुर हो मिस पाखी तिवारी। तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। बोलते हुए वो लड़का जोरों से हंसने लगता है। शाम का समय था। तनु और पाखी को घर तक छोड़कर सूरज वहां से चला जाता है। दोनों ही लड़कियां घर के अंदर आती है तो उन्हें पाखी के बाबा और तनु का भाई समर सामने ही बैठे दिखते हैं। उन्हें देखकर दोनों लड़कियां भी वहीं आकर बैठ जाती है। हो गई तुम दोनों की शॉपिंग? समर दोनों लड़कियों को देखकर बोला। हाँ, शॉपिंग तो हो गई, मगर तुझे पता है आज क्या हुआ? इतना कहकर तनु सारी बात उन दोनों को सुनाती है, जिसे सुनकर समर हंसते हुए पाखी की ओर देखकर बोला, पाखी, मुझे लगता है तुम्हें उन गुंडों को मार मार कर भरता बना देना था। क्या यार, तुमने बस एक ही गुंडे की पिटाई की। तुम्हें तो सारे गुंडों की वैसी ही पिटाई करनी थी, जैसे एक बार हम सभी दोस्तों ने मिलकर एक बार उन गुंडों की पिटाई की थी, जब वो एक लड़की को छेड़ रहे थे। बोलते हुए समर हंस रहा था। पाखी बेटा, तुम्हें इस तरह किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। इन गुंडों का कोई भरोसा नहीं होता बेटा। ये लोग कभी किसी के सगे नहीं होते। किसी का खून करना इनके लिए मामूली सी बात होती है। मैं तुम्हें हमेशा समझाता हूँ, मगर तुम हो कभी अपने बाबा की बात सुनती ही नहीं हो। पाखी के बाबा थोड़ी फिक्र करते हुए बोले, ओहो बाबा, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? आपकी बेटी कोई छुई मुई थोड़ी है। आपने तो अपनी बेटी को बेटी नहीं बल्कि बेटा बनाकर पाला है। मुझे बुरे लोगों से कैसे निपटना है सब कुछ सिखाया है, तो फिर आप इतना क्यों सोच रहे हो? पाखी अपने बाबा के पास जाकर उन्हें साइड हग करते हुए बोली, पिता हूं ना बेटा, इसलिए तेरी फिक्र लगी रहती है, और जिस दिन तू खुद किसी बच्चे की माँ बनेगी तब तुझे पता चलेगा मैं तेरे लिए इतना परेशान क्यों रहता हूँ। बाबा, मुझे पता है, मुझे सब पता है किस तरह आपने माँ के जाने के बाद अकेले मुझे संभाला है और मेरे लिए कभी भी दूसरी शादी नहीं की। मुझे सब पता है बाबा, पर अब आप ऐसे उदास होना बंद करो। मैं आपके लिए अभी गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। इतना बोलकर पाखी मुस्कुराते हुए वहां से किचन में चली जाती है और तनु भी उसके पीछे चली जाती है। मुंबई, एक बड़ी सी आलीशान हवेली, जिसके बड़े से गेट की नेम प्लेट पर लिखा हुआ था रघुवंशी हवेली। दोस्तों, मैं यहाँ से सरनेम बदल रही हूँ। मलिक की जगह अब रघुवंशी का उपयोग होगा। गेट के अंदर एक तरफ काफी बड़ा सुंदर सा गार्डन बना हुआ था, जिसमें तरह तरह के खूबसूरत फूलों के पौधे लगे हुए थे और उन्हीं के बीचों बीच एक बड़ा सा फाउंटेन बना हुआ था, जिस पर कई सारे सफेद कबूतर बैठे हुए थे। कुछ पानी में नहा रहे थे और दूसरी तरफ बड़ा सा स्विमिंग पूल बना था,
जो काफी बड़ा था, जिसका नीला पानी रात के अंधेरे में भी चमक रहा था। बाहर से देखने में ही वह हवेली काफी बड़ी और भव्य लग रही थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था उस हवेली की मेंटेनेंस में ही महीने के लाखों रुपए खर्च होते होंगे। और अंदर से तो उस हवेली की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उसी हवेली के अंदर एक मिडिल एज औरत, जो दिखने में बेहद ही सुंदर थी, जिसने एक सिंपल सी शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी, गले में मोतियों का हार और चेहरे पर एक अलग ही नूर। वह औरत अपने घर के हॉल में लगे एक बड़े से सोफे पर किसी महारानी की तरह बैठी हुई थी, और उन्हीं के बगल में उनके पति मिस्टर गौतम रघुवंशी बैठे हुए थे, और उन्हीं के सामने एक आदमी बैठा हुआ था, जो काफी डरा और सहमा नजर आ रहा था। मिसेस रघुवंशी अपने हाथ में कुछ फोटो लिए हुए थी, जिन्हें वो ध्यान से देख रही थी। उनमें लड़कियों की तस्वीरें थी। हर एक लड़की बेहद सुंदर और आकर्षक दिख रही थी, जिन्हें देखकर किसी की भी नजर हटे ना। मगर मिसेस रघुवंशी उन तस्वीर को ऐसे पलट रही थी जैसे उन्हें कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आ रही हो। मिसेस रघुवंशी ने करीब 25 से 30 फोटो देखी, मगर फिर भी उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उन्होंने सारी तस्वीरें टेबल पर पटक दी और सामने बैठे आदमी को देख बोली, हमने आपसे कहा था हमें हमारे बेटे के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो न सिर्फ हमारे बेटे के गुस्से को संभाल सके, बल्कि उसे भी संभाल सके। हमें हमारे बेटे के लिए एक ऐसी पत्नी चाहिए जो न सिर्फ देखने में खूबसूरत हो, बल्कि उसके अंदर घर और परिवार संभालने की काबिलियत भी हो। लोग जब उसे देखें तो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाए। एक ऐसी लड़की जो रूप की ही नहीं बल्कि गुणों की भी धनी हो। हमें अमीर गरीब से फर्क नहीं पड़ता, हमें बस ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे बेटे आयान को संभाल सके। हमें अपने लिए बहू और अपने बेटे के लिए पत्नी चाहिए, कोई चलती फिरती शो ऑफ की दुकान नहीं। तो अगली बार जब आओ तो ऐसी लड़की की खबर लाना जो देखते ही हमारे मन को भा जाए, समझे तुम? मिसेस रघुवंशी एकदम कड़क आवाज में बोली। जी मैडम, समझ गया। सामने बैठा आदमी डरते हुए बोला, जिसकी आवाज सुनकर मिसेस रघुवंशी उसे जाने का इशारा करती है, जिसे समझ वो आदमी ऐसे भागता है जैसे अभी यहाँ से नहीं गया तो कभी यहाँ से जा ही नहीं पाएगा। मोहिनी, 2 साल से आप लड़की देख रही हैं हमारे बेटे के लिए, मगर आज तक आपको कोई पसंद ही नहीं आई। जैसी आप ढूंढ रही हैं वैसी लड़की आज के समय में मिलना आसान नहीं है। और आयान अब बड़ा हो चुका है, वो अपने अच्छे बुरे सबके बारे में सोच सकता है और अपने लिए लड़की भी देख सकता है। तो आप इतनी परेशान क्यों हो रही है? आयान के पिता थोड़े परेशान होते हुए बोले। परेशान कैसे न हो हम मोहित, आपको पता तो है कि आयान कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका गुस्सा कैसा है। फिर भी आप कह रहे हैं हम परेशान ना हो। और आयान के लिए क्या सही है और क्या गलत, ये हम अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं, वो नहीं। क्योंकि लड़कियां उनके आगे पीछे घूमती है, बस इसलिए क्योंकि आयान रघुवंशी परिवार का बेटा है और इस अरबों खरबों की प्रॉपर्टी का वारिस है। लड़कियां आयान से नहीं, उसके पैसों से प्यार करती है। मगर हम चाहते हैं कि हमारे बेटे को कोई ऐसी लड़की मिले जो उसके पैसों से नहीं बल्कि उससे प्यार करे। और वैसे भी इन पैसों और प्रॉपर्टी के लिए न जाने कितनी दुश्मनियां हैं हमारी, जो हमारे बिजनेस की ऊंचाइयों को देखकर हमसे और हमारे बेटे से जलते हैं। हमें तो ये तक नहीं पता कि हमारे कितने दुश्मन हैं और कहां कहां पर दुश्मन बैठे हैं, जो घात लगाकर बैठे हैं कि कब वो आयान को मारकर उनका बिजनेस हड़प सके। मगर आयान ये सब समझता ही नहीं है। और देखो ना, आयान बस एक दिन के लिए यहाँ से गया था, मगर अब 3 दिन हो गए, वो अभी तक आया ही नहीं।
हमें तो समझ ही नहीं आता कि ये लड़का कब समझेगा हमारी बात। बोलते हुए वो परेशान सी हो जाती है। मोहिनी, हम आपकी बातों को समझ रहे हैं, पर आपको भी अपने बेटे को समझना होगा। अब आपका बेटा बड़ा हो चुका है, वो अपने अच्छे बुरे सभी के बारे में सोच सकता है। तो आप ज्यादा सोचना बंद कीजिए और अब कमरे में चलकर आराम कीजिए। जिसे सुनकर मोहिनी भी हाँ में अपना सर हिला देती है। रात का समय पाखी अपने कमरे में तनु के साथ सोई हुई थी। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अपने हाथ में एक बड़ा सा चाकू लिए उसके पास ही खड़ा है और वह उस चाकू से उसकी जान लेना चाहता है। यह महसूस करते ही पाखी डर जाती है और डर के कारण उसकी नींद खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। इस समय पाखी के सर से काफी सारा पसीना ऐसे टपक रहा था जैसे वह अभी नहाकर आई हो। पाखी अपने आसपास देखती है मगर उसे वहां पर कोई नहीं दिखता। जिसे देख पाखी चैन की सांस लेती है और अपने पास ही सो रही तनु को देखती है जो आराम से खर्राटे लेकर सो रही थी। जिसे ऐसे सोते देख पाखी के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ जाती है और वह भी कोई सपना समझकर उसे भूलकर सो जाती है। जिसके सो जाने के बाद ही एक काले कपड़े पहना लड़का खिड़की के रास्ते से उस कमरे से बाहर निकल जाता है। शादी वाला दिन पाखी अपने कमरे में बैठी तैयार हो रही थी। इस समय पाखी ने काफी सुंदर शादी का रेड कलर का लहंगा पहन रखा था। उसी से मैचिंग ज्वेलरी, हाथों में मैचिंग कांच की चूड़ियां, पैरों में पायल, माथे पे सुंदर सा मांग टीका, आंखों में गहरी काली काजल, माथे पर सुंदर सी बिंदिया और होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक और चेहरे पर हल्का सा सुंदर मेकअप। कुल मिलाकर आज पाखी काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। तनु वहीं पाखी के पास ही खड़ी उसे तैयार होने में मदद कर रही थी। जब पाखी पूरी तरह से तैयार हो जाती है तब तनु उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, लगता है आज तो कोई बिजली गिराकर काफी सारे लोगों को घायल करने वाला है। तू भी ना तनु, क्या क्या बोलती रहती है। पाखी उसके सर पर एक हल्की सी चपेट लगाकर बोली, अरे क्या गलत बोल रही हूं मैं। आज तो तू सच में कयामत लग रही है। पता नहीं जब जीजू तुझे ऐसे देखेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। मुझे तो अभी से इमेजिन करके हंसी आ रही है। जब जीजू तुझे देखेंगे तो वो अपनी पलकें झपकाना ही भूल जाएंगे। बोलते हुए तनु हंस पड़ती है। बस कर वरना मार खाएगी तू मेरे हाथों से। पाखी चिढ़ते हुए बोली, अच्छा ठीक है बाबा, नहीं कर रही तुझे परेशान। अब तो तू खुश है ना। तनु पाखी को साइड हग करते हुए बोली, जिसके बाद दोनों ही लड़कियां शांत हो जाती है और वैसे ही एक दूसरे को हग करके खड़ी होती है। पाखी, एक बात पूछूं, सच सच बताना। हाँ बोलना, तुझे जो भी पूछना है पूछ ले। तू इस शादी से खुश तो है ना, और तुझे जीजू पसंद तो है ना। तनु पाखी से अलग होकर उसे देखते हुए बोली, ये तू कैसी बात कर रही है तनु। मैं खुश क्यों नहीं रहूंगी। ये रिश्ता बाबा ने जोड़ा है और बाबा ने ही सूरज जी को मेरे लिए पसंद किया है। और उससे भी बड़ी बात, सूरज जी बाबा के दोस्त के बेटे हैं जिन्हें हम काफी समय से जानते हैं। और बाबा जो भी मेरे लिए करेंगे वो अच्छा ही करेंगे और मैं बाबा के इस फैसले से खुश हूँ और इस शादी से भी। पाखी तनु की बात सुनकर कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, और प्यार पाखी, क्या तू जीजू से प्यार करती है। तनु की इस बात को सुन पाखी अपनी नजरें दूसरी तरफ कर बोली, प्यार का तो पता नहीं, मगर मुझे इतना पता जरूर है कि सूरज जी काफी अच्छे इंसान हैं और उनके साथ रहकर मुझे उनसे प्यार जरूर हो जाएगा। वैसे भी ये मेरी अरेंज मैरिज है, लव नहीं, जो तू इतना सोच रही है। और अगर तेरे ये सवाल जवाब खत्म हो गए हों तो जा और जाकर देख बारात आई या नहीं। इतना बोल पाखी मुस्कुराने लगती है। तभी दोनों के कानों में बैंड बाजे की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसे सुन दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और तनु वहां से बाहर चली जाती है।
जिसके वहां से जाने के बाद पाखी अपने बेड पर बैठ जाती है और अपने बाबा के साथ बिताए हर एक पल को याद कर उदास होने लगती है। साथ ही वह अपनी दोस्त तनु के साथ बिताए बचपन से लेकर अब तक के सारे पलों को याद करके भी दुखी होने लगती है और उसकी आंखों से दो बूंद आंसू टपक जाते हैं, जिस कारण वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। मगर पाखी जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है, वैसे ही उसके सामने वह पल आ जाता है जब आयान और उसकी किस हुई थी, जिसे याद करते ही पाखी झट से अपनी आंखें खोल लेती है। आयान को याद करते हुए ही उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और वह उसी गुस्से में खुद से ही बोली, तुम जंगली इंसान, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई थी मुझे किस करने की, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। पता नहीं तुम खुद को समझते क्या हो, और तुम्हें क्या लगता है जैसे तुम कहीं के राजा महाराजा हो, जो तुम्हारा मन करेगा वही सब करोगे। बोलते हुए ही पाखी गुस्से में होती है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल सही समझी तुम, जो मेरा मन करेगा मैं वही करूंगा। जैसे ही पाखी उस आवाज को सुनती है, वैसे ही उसके होश उड़ जाते हैं और वह वैसे ही पलटकर अपने सामने खड़े लड़के को देखती है। वैसे ही उसके होश के साथ दिमाग भी हिल जाता है और वह जोर से चिल्लाकर बोली, तुम। दूसरी तरफ बाहर बारात आ चुकी थी, जिसका स्वागत करने के लिए पाखी के बाबा और तनु दोनों ही सामने जाते हैं। अब पाखी की माँ तो थी नहीं, जिस कारण पाखी के बाबा तनु को ही दूल्हे की आरती उतारने और तिलक कर अंदर लाने को कहते हैं और तनु भी खुशी से आरती की थाल लिए दूल्हे की आरती करने के लिए खड़ी होती है। मगर जैसे ही तनु तिलक लगाने लग के लिए अपने हाथ आगे करती है, वैसे ही कोई आकर तनु के हाथ से उस आरती की थाल को नीचे फेंक देता है, जिसके ऐसा करते ही तनु और बाकी सब अपने सामने देखते हैं तो उन सब के होश ही उड़ जाते हैं। तो क्या लगता है आप सभी को, क्या होगा कहानी में आगे? क्या पाखी की शादी सूरज से हो पाएगी या कहानी में आएगा कोई नया मोड़? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिससे हमें कहानियाँ सुनाने में अच्छा लगे और नई कहानियाँ आपके लिए लेकर आएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।